हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था two wires A and B are of equal length, equal resistance. If resistivity of A is more than B, which wire is thicker and why? तो इसका आंसर है A. इस वाले का आंसर होगा A, क्योंकि रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा है and resistivity is directly proportional to area. R is equal to rho L by A से. So since resistivity is directly proportional to area, resistivity जिसकी ज्यादा होगी वो वाले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो इसका मतलब वो वायर थिकर है. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, उसमें करंट इन ईच रेजिस्टर विल बी 1.2 एम्पियर्स. सो फर्स्ट वाले I1 में 30 ohms वाला जो था उसमें 1.2 एम्पियर्स, I2 10 ohms में 0.6 एम्पियर्स और I3 5 ohms में 0.2 एम्पियर्स. Total current drawn would be 2. I3 में मेरा 1.2 है. 1.2 तो एक का है ना, 30 ohms का. तो V is equal to IR से रेजिस्टेंस तो अलग अलग है. सो जब रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, सब में सेम करंट थोड़ी जाता है, सब में अलग अलग करंट जाता है. जब रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं तब सारे रेजिस्टेंसेस में से सेम करंट जाता है. पर क्योंकि यहाँ 30 ओम 10 ओम 5 ओम पैरेलल में है, इसलिए इस केस में अलग अलग जाएगा. सो 30 ओम्स में से 1.2 एम्पियर्स जाएगा, 10 ओम्स में से 0.6 एम्पियर्स जाएगा, 5 ओम्स में से 0.2 एम्पियर्स जाएगा. टोटल करंट ड्रॉन विल बी 2 एम्पियर्स और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल जिसमें 30 ओम, हाँ जिसमें 30 ओम्स, ये 30 जिसमें ohms 30 ओम रेजिस्टेंस है ना दीदी, उसमें 0.2 एम्पियर करंट जाएगा. V is equal to IR से क्या आ रहा है? जी 0.2 एम्पियर. तो मैं उल्टा बोल रही हूँ. हाँ दीदी. ठीक है. सो I1 I2 I3 1.2 एम्पियर्स, 0.6 एम्पियर्स, 0.2 एम्पियर्स. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट जाएगा. करेक्ट. सो 30 वाले में से 0.2 जाएगा, 10 वाले में से 0.6 जाएगा और 5 वाले में से 1.2 जाएगा. अब ठीक है. ठीक है सर. टोटल करंट ड्रॉन इज 2 एम्पियर्स और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 3 ohms. सो 1/R is equal to 1/30 plus 1/10 plus 1/5. उससे R की वैल्यू 3 ohms आएगी. क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, ये करवाया हुआ है. फिर था एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ P is equal to V square by R, क्योंकि we had to express in terms of V and R. तो इसमें जो पावर का फॉर्मूला आएगा वो आएगा P is equal to V square by R. सेकेंड था इसमें एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज रेटेड एट 2 amperes. इसका क्या मतलब है? इसका आंसर बताओ मुझे. क्या लिखा था? ये मतलब कि एक जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, हाँ, वो 2 एम्पियर करंट जाने पे मतलब 2 एम्पियर करंट को सह सकती है. उससे ज्यादा गए तो टूट जाएगी. करेक्ट. सो मैक्सिमम करंट जो उसमें से फ्लो हो सकता है वो 2 amperes है. दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट. मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 2 amperes. इसका मतलब ये हुआ. थर्ड जो क्वेश्चन था वो था एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ 1 kilowatt is operated at 220 volts. Find which of the following fuses that are respectively rated at 1 amperes, 3 amperes, 5 amperes can be used in it. तो इसमें P is equal to VI से पहले I की वैल्यू निकालेंगे. I की वैल्यू आएगी 4.55 amperes. So 4.55 amperes is the maximum current. So 5 amperes का फ्यूज लगाएंगे हम.
इसका आंसर 5 एम्पियर्स है। क्वेश्चन नंबर 3 इजी था, उसमें से करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। 10 ohms और 20 ohms के रेजिस्टेंस सीरीज में लगे और 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था। So current flowing in the circuit I is equal to 0.1 amperes and the potential difference across 10 ohm resistor is 1 volt. Question number 4 में डाउट था ना? कर दी क्या डाउट था? दिए डायग्राम में निकाले कैसे, ये मेरे को समझाना था। ये जो चार रजिस्टर लगे उसमें मुझे समझना है कि इसको पैरेलल से निकाले या फिर सीरीज से निकाले। किसका हो गया है ये? किसको आ गया था ये? शोभा एक्सप्लेन करो। मैम हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, मतलब कौन सा ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। हमें 10 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है उन चारों साइड। तो मैम हम और हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 3 वोल्ट का। तो हमें टोटल करंट निकालना है। तो हम सीरीज से करेंगे, मतलब R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये सारे सीरीज में? यस मैम। अच्छा, कहाँ से आगे सारे सीरीज में? ये सीरीज में तो है नहीं। सारे सीरीज में नहीं है। और किसका हुआ है ये सही, या आप लोगों को लग रहा है सही है? तो शोभा इस हिसाब से करंट की वैल्यू क्या आई है? मैम 0.075 एम्पियर। रॉन्ग है। और किसने करा है? ये नितिन ने करा है। नितिन एक्सप्लेन करना। दीदी ये पैरेलल में इसमें हाँ, 1 प्लस 1 R1 प्लस R2 प्लस 1 R3 प्लस R4 से करेंगे। मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें हमें दिया हुआ है ये दिया हुआ है हमें। सो सारे रेजिस्टेंस 10 ohms है। हमने R1 R2 R3 R4 लेके चलेंगे। सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल है, सारे रेजिस्टेंसेस 10 ohms है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट्स दिया हुआ है। हाँ, अब बताओ नितिन। दीदी तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/R इक्वल टू R1 2 प्लस 1/R3 प्लस R4। मेरे डायग्राम के हिसाब से ये मेरे डायग्राम के हिसाब से R1 R2 बोल रहे हो तुम? हाँ दीदी R1 R2 तो लगेगा। तो R1 और R2 पैरेलल में और R3 और R4 पैरेलल में, आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ रॉन्ग, गलत है ये। स्नेहा बताओ आपने क्या करा है? दीदी मैंने सारे रेजिस्टेंस का सम निकाल दिया, तो मैंने पैरेलल नहीं देखा था, मतलब मुझे समझ नहीं आया कुछ। मैंने तो ऐसे ही किया जैसे शोभा ने किया है। रॉन्ग। सुजीत आपने क्या करा है? सुजीत
दी समझ में नहीं आ रहा है ये वाला। पूछना नहीं होता है फिर। लोकेश क्या कर रहा है? नहीं किया। वेरी नाइस, नहीं किया। ओके सो हमने क्या देखा था, अगर कोई भी दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है तो उनके बीच में एक आर्म कॉमन होगा। मतलब अगर ये बना तो उसके बीच में ये आर्म कॉमन है। अगर मैंने ये बनाया तो उसके बीच में ये वाला आर्म कॉमन है। एक एक साइड, एक हाथ जैसा कॉमन होता है। सो इस वाले केस में अगर हम देखें, सो आई हैव दिस R1 R2 के केस में, R1 R2 के केस में ये कंप्लीट चीज कॉमन आर्म है। तो क्योंकि ये कॉमन आर्म है इसलिए R1 और R2 सीरीज में है। सिमिलरली अगर मैं R3 और R4 देखूं तो उनके बीच में ये वाली लाइन कॉमन है। R1 और R3 और R2 और R4 सीरीज में इसलिए नहीं है क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे ये जॉइंट आ गया, तो इनका एक आर्म कॉमन नहीं है। यहाँ पे बीच में जॉइंट आ गया, जॉइंट नहीं आना चाहिए, एक फ्लो में होना चाहिए। सो R3 R4 का अगर हम देखेंगे ये, तो ये एक फ्लो में है। वही R1 R2 का देखेंगे तो ये भी एक फ्लो में। ये वायर मुड़ जरूर रही है, ये वायर टूट नहीं रही है। तो क्योंकि ये वायर टूट नहीं रही है इसलिए R1 R2 और R3 R4 सीरीज में है। तो मेरा पहला जो बनेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, पहले मैं निकालूंगी R ऊपर वाले आर्म के लिए, और बेटर हमेशा होता है इसको जहां पे भी जॉइंट दिख रहा है किसी भी वायर में उसको नेम दे दो। तो अब अगर मैं ऊपर वाला आर्म देखूंगी तो उस केस में R हो जाएगा 20 ohms। और अगर मैं नीचे R3 R4 वाला आर्म देखूंगी क्योंकि वो सीरीज में है तो वो भी हो गया 20 ohms। तो अब मैंने हमेशा बोला था जितने भी सर्किट्स होते हैं जैसे जैसे उनमें से आप रेजिस्टेंसेस सिंपलीफाई करते जाओगे उसका सर्किट डायग्राम बनाते जाना। सो मैं इस साइड लिख देती हूँ, मेरी आ गया है V इज इक्वल टू 3 volts। सो अब क्योंकि मैंने R डैश R डबल डैश निकाल दिया है तो अब ये जो सर्किट है ये बन जाएगा ऊपर वाला जो है वो हो गया 20, या इसको एग्जैक्ट बनाते हैं ताकि समझने में आसानी हो। मेरा A, मेरा B। मतलब इससे बेटर डायग्राम बनाना प्लीज, ये बिकॉज मैं डायरेक्टली कर्सर से बना रही हूँ, ये उतना अच्छा बन नहीं रहा है।
सो ये हो जाएगा 20 ohms और ये भी हो जाएगा 20 ohms। अब बताओ, अब ये 20 ohms के जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं ये सीरीज में है कि पैरेलल में? बताओ। जी पैरेलल में। पैरेलल में? पैरेलल में क्यों है? पैरेलल में क्यों है? पैरेलल के केस में मैंने बताया था हमेशा ये ध्यान रखना कि उनके दो पॉइंट्स जुड़े होंगे। अब अगर ये जो दोनों वायर है इनके दो पॉइंट्स कॉमन होंगे, एक आर्म कॉमन ना होके दो पॉइंट कॉमन होंगे। तो इस केस में क्या है, मेरे पास ये है और मेरे पास ये है, और ये वायर जहां शुरू हो रहे हैं और जिस पॉइंट पे एंड हो रहे हैं वो पॉइंट्स इन दोनों वायर्स के लिए कॉमन है। इसके लिए ऊपर वाले वायर की स्टार्टिंग ए से हो रही है और एंड बी पे हो रहा है, नीचे वाले वायर की भी स्टार्टिंग ए से हो रही है और एंड बी से हो रहा है, तो ये पैरेलल में काउंट होंगे। आया समझ में? किसी को डाउट है? इज दिस क्लियर? किसी को डाउट है तो अभी इसी पॉइंट पे पूछ लो, क्योंकि किसी भी तरीका, हम जरूरी नहीं है हमेशा सीरीज बोला है तो आपको सीधा सीधा सीरीज में ही मिलेगा। अगर कोई डायग्राम दिया गया जो कि ऐसा बना है, अगर ये डायग्राम, ऐसा कोई डायग्राम दिया गया सर्किट डायग्राम, तो ये भी सीरीज में ही है, क्योंकि पहले और दूसरे रेजिस्टेंस के बीच में ये वाला आर्म कॉमन है, दूसरे और तीसरे रेजिस्टेंस के बीच में ये वाला आर्म कॉमन है। तो ये वायर मुड़ गई है पर ये वायर कहीं से भी जॉइंट पे नहीं है कि वहां पे मल्टीपल वायर्स आ रही हो। यही अगर यहाँ पे मान लो और एक ऐसे करके और एक बन गया होता कुछ, तो इस केस में जो ओरिजिनल 3 सीरीज में वो सीरीज में नहीं रह जाते। क्यों सीरीज में नहीं रह जाते? क्योंकि अब इस पॉइंट पे जॉइंट आ गया, ये वाला जो है ये जॉइंट आ गया, तो यहाँ पे ये वाला जो आर्म है ये तो अब भी कॉमन है, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस अब भी सीरीज में होगा, पर इसके साथ ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं होगा। फिर हमें ये इसको फर्दर सॉल्व करना होगा और देखना होगा क्या किसके साथ पैरेलल में आ रहा है। आया समझ में? तो वायर जहां पर मुड़ रही है वो सीरीज में ही है, पर जहां पे जॉइंट आ गया, जो कि यहाँ इस केस में हुआ, जो कि इधर पे इस केस में हुआ, जो कि ये वाले केस में हुआ, यहाँ पे ए जहां पर है, जहां पर भी वायर आ गई, वायर जॉइंट बन गया, वो पैरेलल में हो जाएगा। और कोई भी दो रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में तभी काउंट करते हैं जब उनका स्टार्टिंग और एंडिंग, उस वायर का स्टार्टिंग और एंडिंग, उस रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है, तो ही वो पैरेलल में काउंट होगा, नहीं तो वो पैरेलल में काउंट नहीं होगा। फिर वो फर्दर सॉल्व करते करते जाना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ तक का सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो हमारे ए बी अगर हम देखें तो 20 और 20 है, सो 1/r इज इक्वल टू 1/20 अपॉन 1/20। सो नितिन तुम्हारा आंसर सही आया होगा पर तुम्हारा तरीका सही नहीं था। सो दिस बिकम्स 1/r is equal to 1/20 प्लस 1/20, तो r की वैल्यू आएगी 10 ohms। so टोटल r है ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सो टोटल r इज इक्वल टू 10 ohms। और v इज इक्वल टू IR v की वैल्यू दी हुई है 3, I की वैल्यू हमें निकालनी है, R हमने निकाला 10, सो वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा 10, सो I इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर्स। ठीक है, ये नोट कर लिया है, आगे चले। ये नोट करना है अभी। ये नोट कर लिया है, समझ लिया है? जैसी ठीक है, फिर मैं ये हटा रही हूँ। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 था ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 था। आपको 3 डायग्राम्स दिए हुए थे और आपसे एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, एक का और लेंथ एल थी, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया a/2 था और लेंथ 2l थी, और एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a था और लेंथ l/2 थी। और पूछा था इनमें से कौन से कंडक्टर में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हाई होगा। इसका आंसर क्या है? दीदी सेकंड हाईएस्ट है। हाँ, सेकंड हाईएस्ट है, दिस इज करेक्ट। हर केस में r रो l/a से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस आएगा रो l/a, सेकंड वाले का रेजिस्टेंस आएगा 4 रो l/a, मतलब फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में 4 टाइम्स, और थर्ड वाले का रेजिस्टेंस आएगा रो l/4a, जो कि फर्स्ट वाले के रेजिस्टेंस का 1/4 है। सो हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस है वो सेकंड वाले में है, उससे कम जो है वो फर्स्ट वाले में, और सबसे कम जो है वो थर्ड वाले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 वाज व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक करंट। सो इसमें इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर डेफिनेशन आएगी जो दी हुई है। देन नेम एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट। सो एसआई यूनिट हो गया एम्पियर। एम्पियर की डेफिनेशन भी आएगी। सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 electronic charge flowing through a cross-sectional area of a conductor per unit time. So 1A is equal to 1 electronic charge upon 1 second, ऐसे करके आता है। In a conductor, electrons are flowing from B to A. So what is the direction of conventional current? इसका आंसर क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो B2 है, करेक्ट। सो करंट, अगर इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इस तरफ है तो करंट का डायरेक्शन उसका ऑपोजिट होगा। सो इस केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स B to A फ्लो कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन होगा A to B। उसके बाद था, और ये जस्टिफाई भी करना था। सो ये जस्टिफिकेशन इसकी हमने अगेन एक्सप्लेन करी हुई है। अगर किसी ने जस्टिफाई नहीं करा है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस जो यूट्यूब पर डाली हुई हैं उनको जाके देखो। A steady current of 1 ampere flows through a conductor. Calculate the number of electrons that flow through any section of the conductor in 1 second. 1 electronic charge 1.6 into 10 to power minus 19 coulombs दिया हुआ था।
ये भी हमने करा हुआ है. इसका आंसर आएगा 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7. Was an electric bulb of resistance 20 ohms draws a current of 1 ampere. Calculate the power, potential difference and the energy in kilowatt hour consumed on burning it for 5 hours. तो पावर आएगा 200 watts. आया है. पावर इज इक्वल टू 200 watts. I square R से आएगा ये. पोटेंशियल डिफरेंस फिर आएगा 200 volts because V is equal to IR. और उसके बाद एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड ऑन बर्निंग इट फॉर 5 hours आएगी 1 किलोवाट आवर. ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन था. Two identical wires, one of nichrome and other of copper, are connected in series. A current I is passed through them. State the change observed in the temperature. Justify your answer. State the law which explains the above observation. इसका आंसर है Joule's law of heating. और Joule's law of heating इसलिए क्योंकि resistivity जो है वो नाइक्रोम की ज्यादा होगी. ये हमने पहले करा हुआ है जब हमने समझा था कि अलॉयज की रेजिस्टिविटी और मेटल की रेजिस्टिविटी में अंतर क्या है. तब हमने ये समझा था कि मेटल्स की कम होती है, अलॉयज की काफी ज्यादा होती है. इसीलिए अलॉयज यूज होते हैं हीटिंग एप्लीकेशंस में. जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक बोल रही हूँ, अगर इलेक्ट्रिक रॉड हुई, इलेक्ट्रिक हीटर हुआ, आपका प्रेस आयरन हो गया, इन सारे केसेस में केटल हो गया, इन सारे केसेस में हम नाइक्रोम यूज करते हैं ना कि कॉपर, क्योंकि हमें हीट अप ज्यादा करना है. जितना ज्यादा रेजिस्ट करेगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट को अपोज करेगा, जितना ज्यादा करंट को अपोज करेगा उतनी जल्दी हीट अप होगा. और क्योंकि मेटल्स का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए वो जल्दी से हीट अप नहीं होते, इसलिए वो यूज नहीं होते. सो हाँ, रो रेजिस्टिविटी नाइक्रोम की ज्यादा है, इसलिए नाइक्रोम में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से है. टेम्परेचर में चेंज अगेन यही ऑब्जर्व होता है कि कॉपर क्योंकि गुड कंडक्टर है, कॉपर में उतनी आसानी से नहीं होगा हीट अप. और नाइक्रोम का क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इसीलिए नाइक्रोम जल्दी हीट अप होगा. और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है H is equal to I square RT. दिस वाज द असाइनमेंट. अब किसी को कोई भी डाउट था इसमें, क्या अब सब क्लियर है? शोभा, डाउट था ना कोई? हो गया क्लियर. हो गया क्लियर. सो दिस वाज दिस. अब केमिस्ट्री पे चलते हैं. केमिस्ट्री के क्वेश्चंस दिए हुए थे ना मैंने.